बिहार में जब चुनावों में जीत होती है तो वो केवल एक इलेक्शन की जीत नहीं है, बल्कि एक सियासी समीकरण की जीत है, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ जुड़कर अलग अलग जातियों को, धर्मों को जोड़कर बनाती हैं संभव। अब ऐसे में बिहार में मुस्लिम वोटरों की तरफ भी देखना जरूरी हो जाता है। उनके मुद्दे, उनका रुझान पिछली बार के चुनावों में जिस तरीके से वो छिटक कर AIMIM की तरफ भी गए थे, क्या इस बार उनके मुद्दे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय का विचार है और किस ओर उनका रुझान दिखता है? पेश है इन सभी मुद्दों पर श्वेत पत्र। मतदाता जो जागरूक हो चुकी है। यहाँ B.Ed की पढ़ाई नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, नहीं है। वोट बैंक बिल्कुल वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है हमारा। बिल्कुल हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम कर रहे हैं। गठबंधन तो कर लिया, कांग्रेस अलग उतार दिया और जो सो ये RJD अलग उतार दिया। गलत तो किया है, जब एक है तो फिर यहाँ दो कैसे हो? बटेंगे अगर हमारे वोट तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। उनका वोट जो है वो एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है। बिहार का हर एक युवा रोजगार का प्यासा है। नेता अच्छा हो जो कि सबको लेकर के चले। पूरा बंट गया, पूरा बंट गया, यहाँ से गढ़ी तक। चुनावों में रोटी, कपड़ा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे होते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसे तमाम मुद्दों की हसरतें लिए मुसलमान खुद भी एक चुनावी मुद्दा बन जाते हैं। बिहार की चुनावी बिसात पर खड़े लगभग 18% मुसलमान किधर जाएंगे, किसको वोट देंगे, कैसे वोट देंगे? मुद्दों की भीड़ में ये सवाल भी मुद्दा है। बेरोजगारी चरम पर है यहाँ पर। हाँ। बिहार में तो परेशानी क्या होता है कि बिहारी है, इसको निगलेक्ट करो। सबसे फर्स्टली यही काम होता है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, सालों से ऐसा ही चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। बस एक ही ला रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर। उम्मीद है कुछ, जैसा कि अभी तक वो बोल रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो। हाँ। लेकिन अभी तक तो उम्मीद जगा रहे हैं वो। 2 पैसा कम कमाए बट घर के पास है तो ज्यादा बेहतर हो। तो मैं सरकार से अपने ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हाँ। जो हम लोग को अच्छा प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज और रिसोर्स, उन्हीं के साथ हम खड़े होंगे युवा जन से। सियासत ने अपना काम कर दिया। मुसलमानों के वोटों को लेकर जो दांव चलना था वो चल दिया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुसलमान एक साथ एक और वोट देंगे या वोट बटेगा। बस कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। जब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मादर, सबके लिए काम। असल बात यह है कि बिहार की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, वो रियलिटी है कि हर समाज का यहाँ पर नेता है। अगर किसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का। मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो। पूरे राज्य में मुसलमानों की संख्या लगभग 18% है, लेकिन सीट के अनुसार मुसलमानों की आबादी देखें तो वो सरकार बनाने में निर्णायक है। उत्तर बिहार में ये 40% हो जाती है। इसीलिए सवाल है कि मुसलमानों के चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुसलमानों के मन में कौन है? मुसलमान क्या एक मुश्त वोट करेंगे? क्या ओवैसी फैक्टर से बटेंगे मुस्लिम वोट? और क्या मुस्लिम वोटों से तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? पलायन रोकना चाहते हैं। यहाँ पर 50,000 मुसलमानों की आबादी है और लगभग 35,000 लोग बाहर में दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर काम करते हैं। उनके पास यहाँ पर काम करने के लिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था न तब थी, न लालू काल में, न इस NDA काल में। और यहाँ पे जो है ना रोजगार का बहुत ही बड़ा इशू है। भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पर लोग वोट करने जा रहे हैं और यहाँ पे करप्शन है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। हमको कौम के गधा से बेहतर है कि बेकौम का घोड़ा चाहिए। हमको काम करने वाला आदमी चाहिए।
ये नहीं है कि आए अपना रोटी सेके, आए पब्लिक के लिए आए तो पब्लिक के लिए काम करेंगे। नीतीश जी के राज में तो काम हुआ है जनता का, नो डाउट। बिहार में क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। जंगल राज बहुत बढ़िया था और अभी के समय में ये गुंडा राज है। जो 10,000 रुपया मिला है महिला लोग के, तो आप 20 वर्ष कहाँ थे? पहले चरण के मतदान में मुस्लिम बहुल इलाकों में 2020 की तुलना में कहीं अधिक महिला वोट पड़े हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर तो ये बढ़त 30% तक दर्ज की गई है। इसके पीछे कारण SIR बताया जा रहा है, पर कारण से महत्वपूर्ण है ये समझना कि बढ़े हुए वोट किसके पक्ष में बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेजस्वी के सपोर्ट में सब लगे हैं कि जो उनके वोटर हैं वो निकले हों अग्रेसिवली। आमतौर पर देखिए, मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, 2020 में भी कहा था, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि उनका वोट जो है वह एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ वोट है और वह वोट उनको हमेशा पड़ता है। इसलिए उसके कारण उनकी जो ताकत है वो ताकत है, लेकिन वो ताकत वहीं पर सीमित हो जाती है, उसमें एडिशन नहीं होता। और जहाँ तक NDA का सवाल है, NDA को समाज के सभी वर्गों का वोट पड़ता है और NDA के सभी समाज के वर्गों का वोट के साथ साथ NDA के प्रति लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हैं। इसलिए उसको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उसको वो स्थायित्व देना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं। और इस कारण से वोट सुनिश्चित होकर के स्थिरता की ओर बिहार आगे बढ़े, ऐसी लोगों की आकांक्षा है। बिहार में मुस्लिम फैक्टर को समझना है तो एक उदाहरण देखिए। अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमोर विधानसभा 4 ऐसी सीटें हैं जहां कोई भी पार्टी जीते विजेता मुस्लिम ही होगा, क्योंकि सभी प्रमुख कैंडिडेट इसी समुदाय से हैं। जोकीहाट विधानसभा में केवल एक हिंदू प्रत्याशी है। अमोर में तो 1980 से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा अब तक देश के 6 राज्यों में ही मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें बिहार के 13वें मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर शामिल हैं। 1973 में वो प्रदेश के CM बने, पर 1975 में उनकी कुर्सी चली गई। बिहार में लेकिन मुस्लिम वोटों की सियासत चलती रही। दूसरे चरण के मतदान क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। यही कारण है कि हम उनका मन टटोल कर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी राजनीतिक सोच इस समय क्या है। चलिए, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र सीमांचल आपको लिए चलते हैं। सीमांचल का वो पूरा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और वो बड़ा प्रभाव रखते हैं चुनावों के नतीजों पर। यही वो क्षेत्र रहा जहां पर AIMIM ने पिछली बार के चुनावों में 5 सीटें जीती थी। हालांकि इन 5 जीते हुए विधायकों में से 4 2022 में ही RJD में शामिल हो गए थे। लेकिन क्या ओवैसी फैक्टर का जादू इस बार कायम है? ओवैसी में आप लोग नेता नहीं देखते हैं? नहीं, वो अभी नहीं चलेगा। उनका भी जो है वो भी अपना एक तरफ ही चलते हैं। अच्छा, वो भी एक तरफ ही लेकर के चलते हैं। ऐसे होना एक तरफा मतलब कट्टरता की ओर जाते हैं, जो दोनों समाज को लेकर के मिला करके चले। ओवैसी जी का ज्यादाधार नहीं है ना, वो सीमांचल तक ही सीमित रह जा रहे हैं। सीमांचल तक वो 5 से 7 सीट पे आएंगे, बस वो हो गया। ओवैसी का यहाँ कुछ नहीं है। ओवैसी जी का यहाँ कुछ नहीं। और जनसुराज जैसे RSS वाले कट्टरवादी है, वैसे ही ओवैसी वाले कट्टरवादी है। तो यहाँ के जो मुसलमान है कट्टर लोगों को नहीं चाहते हैं। आप लोग विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, ना ओवैसी चलेगा ना RSS चलेगा। ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता। अच्छा, एक चीज बताइए, एक जैसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 18% मुसलमान है और उन लोग को दरी बिछाने का काम दे रहा है। उनकी बात आपको ठीक लगती है या आपको लगता है बस भटका रहे हैं? वो भटका रहे हैं। सही नहीं बोल वो वोट काटने वाला। हाँ, वोट काटने वाला है। रिपोर्ट करने का काम 2-4-5 लेगा दाएं बाएं करके। मुमकिन है इन लोगों से अलग भी कुछ आवाजें हों और ओवैसी फिर डेंट लगाएं, क्योंकि कोशिशें तो हर ओर से जोरदार हुई हैं। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है। हमारी लड़ाई सिर्फ आफ्ताब कंचन को कामयाब करना नहीं है, पूरे सीमांचल का गेम को बदलना है, पूरे खेल को बदल देना है।
अलाउद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? 2022 की राज्य जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 17.7% है। इनमें से मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या सीमांचल क्षेत्र में है। सीमांचल यानी पूर्णिया डिवीजन के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। किशनगंज में मुसलमान 68% है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। इसी मुस्लिम वोट के लिए कई पार्टियां लड़ रही हैं, महागठबंधन, AIMIM और कुछ हद तक JDU भी, क्योंकि नीतीश की छवि पर भी मुस्लिम वोट जाता है। तो क्या इस बार बिहार के मुसलमान एकजुट होकर वोट करेंगे? क्या सीमांचल में 2020 की तरह ओवैसी की पार्टी छाप छोड़ेगी? क्या सीमांचल के मुसलमान महागठबंधन के साथ रहेंगे? क्या बदलाव चाहने वाले मुसलमान जन सुराज के साथ भी जा सकते हैं? मेरे लिए तो NDA बढ़िया है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है खास करके मुस्लिम के लिए 10,000 जो भी अभी मिल रहा है ना, उसमें हिंदू है ना मुस्लिम है, सबके लिए मिल रहा है। जो भी विकास मुस्लिम के लिए हो रहा है इस सरकार से ज्यादा आज तक कोई सरकार नहीं किया था। बेहतर पार्टी तो अभी महागठबंधन जो है वो सब बेहतर है। कांग्रेस का ज़्यादा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ करेगी, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, हम लोग उसके साथ में हैं। मेरे ख्याल से जनसुराज सबसे बेहतर है जी। इस बार जनसुराज को मैं पूरा समर्थन दे रहा हूँ। मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे भी पता है, मैंने तो बहुत सालों से देखा है, मेरी उम्र भी अच्छी खासी 47 साल हो रही है। वोट देने का अधिकार भी लगभग 29 सालों 30 सालों से ज़्यादा मैं वोट दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी बोलती तो ज़रूर है मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन करती कहाँ है। सीमांचल क्षेत्र में कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने सीमांचल की 24 में से 12 सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन ने 7 और AIMIM ने 5। ओवैसी की पार्टी की जीत को महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। AIMIM ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थीं। इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन के उस समय के विधायक तीसरे नंबर पर रहे थे। ओवैसी की जीत का सीधा फायदा NDA को हुआ था, यानी मुसलमान वोट महागठबंधन और AIMIM के बीच बंट गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकाली। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है, क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते। चुनाव के वक्त घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले, और वो बिहार का कल्याण करेगा। 2020 में AIMIM को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिला और इसी के कारण पूरी बाजी ऐसी पलटी कि महागठबंधन जो फर्स्ट फेज में सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा था, वो सीमांचल में पिछड़ते ही सत्ता से दूर हो गया। 2020 चुनाव में अररिया जिले की 6 सीटों में NDA ने 4 जीती, महागठबंधन ने एक सीट AIMIM ने जीती। किशनगंज जिले की कुल 4 सीटों में से 2 AIMIM के खाते में गई, 1 RJD और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। कटिहार जिले की कुल 7 सीटों में से NDA ने 4 जीती, जिनमें 2 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई और 1 CPI ML के खाते में गई। पूर्णिया जिले की कुल 7 सीटों में से 4 NDA ने जीती, जबकि 1 पर RJD,
2 पर AIMIM ने जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी ने तो 5 सीटें जीती ही। बीजेपी और एनडीए को भी फायदा पहुंचा। इस बार बदली राजनीति के साथ ओवैसी फिर मैदान में। तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूँ। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। सीमांचल में इस बार कांग्रेस 12 सीटों पर, आरजेडी 9, वीआईपी 2 और सीपीआईएमएल 1 सीट पर लड़ रही है। वहीं एआईएमआईएम ने पूरे बिहार में 25 उम्मीदवार उतारे हैं। सीमांचल में पार्टी 15 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है, जबकि एनडीए में बीजेपी 11 सीटों पर, जेडीयू 10 और एलजेपीआर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विश्लेषकों की माने तो ऐतिहासिक रूप से लगभग 75% मुस्लिम मतदाता महागठबंधन का समर्थन करते रहे हैं। वैसे सीमांचल का पूरा क्षेत्र महागठबंधन के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का गढ़ रहा है। महागठबंधन की कोशिश है कि मुसलमान सीमांचल में एकजुट होकर वोट करें और इसीलिए तेजस्वी जितना आक्रामक एनडीए पर हैं, उतने ही ओवैसी पर भी हैं। बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला में जातिगत गठबंधन के जो प्रयोग होते हैं वो भी बड़े दिलचस्प होते हैं। लालू यादव एक लंबे समय तक शासन करते रहे, यानी उनका पूरा परिवार शासन करता रहा, क्योंकि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने गठित किया जो हमेशा उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ डटकर खड़ा रहा। उन्नीस के भागलपुर दंगों ने कांग्रेस से मुस्लिमों को ऐसा दूर किया कि कांग्रेस कभी अकेले दम पर बिहार में सरकार ही नहीं बना पाई। दंगों के बाद मुसलमानों ने लालू को अपना नेता माना और फिर जन्म हुआ MY के ऐसे गठजोड़ का कि लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जब देश में राम मंदिर आंदोलन छिड़ा, तब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने वाले लालू यादव ही थे। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। बिहार पहुंचे LK आडवाणी को 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार करने का आदेश लालू प्रसाद ने दिया और इस एक फैसले ने लालू यादव को मुसलमानों के मसीहा रूप में पेश किया। इस एक फैक्टर ने बिहार की राजनीति का DNA बदल दिया। जहां 1995 में 21.9% मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, 2000 में बचे महज 6.6% और लालू बने 61.4% मुसलमान मतदाताओं की पसंद। इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। इसके साथ ही देश की राजनीति किसी भी दिशा में चले, बिहार में लालू स्थापित हो गए। हालांकि नीतीश ने अपनी राजनीति से एक नया समीकरण गढ़ा जो एक अलग कहानी है, लेकिन इस दफा तेजस्वी वापस पार्टी के पारंपरिक MY फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटे हैं। तेजस्वी पे 100% भरोसा है। लालटेन जलेगा तो जलेगा और हम कट्टर हैं आरजेडी के आदमी, बता दिया। हाँ, गर्दन पे छुरी भी चलेगा, कहेगा कि वोट दो तो कहेंगे तेजस्वी को, लालटेन को वोट देंगे। पिछले 3 चुनावों को अगर देखें तो 2010 के चुनावों में नीतीश की विकास और सुशासन की छवि जाति धर्म पर भारी थी और मुस्लिम इलाकों में भी एनडीए को जीत मिली। 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ थे और इस गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिला।
उस साल AIMIM ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, पर वो सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। दो 2020 में गठबंधन वापस बदला। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में भारी बंटवारा दिखा। सवाल है कि क्या इस बार बंटवारा बरकरार रहेगा या ध्रुवीकरण होगा? आरजेडी ने मुस्लिम वोट को बिखरने से रोकने का भरपूर प्रयास किया। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। इस बार के चुनाव में लालू उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका दिया सत्ता का फार्मूला अब भी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए निर्णायक है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको उन सीटों की संख्या के बारे में बताएंगे जिन पर मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। साथ ही ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों में जिन अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, उनका रुख क्या बदला। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इस बात को लेकर घेरा गया कि सबका साथ सबका विकास के नारे के बावजूद वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देते रहे अलग अलग चुनावों में। अब यहां पर एक अलग नजरिए से इस पूरी परिस्थिति को देखिए और देखिए सीवान की उस सीट को भी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रचार करने जाते रहे। क्योंकि बात यहां पर मुस्लिम ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का हो जाता है। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। वोट गिराए के बाद ये तैयारी कर जाओ, सरकार बनाई जाओ। पहले चरण में सिवान में वोटिंग तो हो चुकी, लेकिन इस सीट के साथ दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसने बिहार की राजनीति में सांप्रदायिकता की जमीन फिर से तैयार कर दी। ज़बाने तलवार सी धारदार, शब्द बेहद नुकीले। मैंने पूछा मौलवी साहब, आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ये हकीकत है कि मुस्लिम वोटों में बीजेपी की हिस्सेदारी बेहद कम रहती है। लेकिन दिलचस्प है 2020 के एक आंकड़े का विश्लेषण, जब 13 ऐसे जिले जहां मुस्लिम आबादी राज्य की औसत से अधिक थी, वहां एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें हैं। एनडीए ने यहां 2020 में जीती थीं 68 सीट, महागठबंधन ने 26 और अन्य ने 5। तो क्या इसके पीछे कारण हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रहा? और क्या इसीलिए बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान लगातार आते रहे? हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके।
दिलचस्प है कटिहार की प्राणपुर सीट का भी उदाहरण, जहां 45% मुस्लिम आबादी के बावजूद 3 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। वजह है मुस्लिम वोटों का बंटवारा। बीजेपी अपनी राजनीति को लेकर स्पष्ट है और मुद्दों को लेकर भी। पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। यहां तक कि किशनगंज से सांसद रह चुके शहनवाज हुसैन भी न तो पार्टी के उम्मीदवारों में जगह बना पाए, न स्टार प्रचारक के रूप में। मुस्लिम वोटरों को रिझाना तो दूर, पार्टी के नेताओं की ओर से विवादास्पद बयान अलग आ जाते हैं। 400 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूँ कि कह दो तौबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। कह दो तौबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। इस बार गलती का जनता खड़ा है। SIR में वोटों की जो नियमितता हुई है, उसके अनुसार राज्य में औसत कटौती हुई 15,809 वोटों की। सीमांचल, जहां सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, वहां सबसे अधिक 19,576 वोट कटे हैं और बीजेपी इसे लगातार घुसपैठियों से जोड़कर बात करती रही। बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए निकाले, वो अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगारी छीनता है, गरीबों का अनाज में हिस्सा बटाता है और भारत को असुरक्षित करता है। ये राहुल बाबा ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। राहुल बाबा, आपकी अगली पीढ़ी तक घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालो। हम भारतीय जनता पार्टी, हम NDA वालों का संकल्प है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि उसकी नीतियों और कार्यों में किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं होता है और वो तुष्टीकरण के सख्त खिलाफ हैं। बिहार में जातियों का विभाजन केवल हिंदुओं में नहीं दिखता है, बल्कि मुसलमानों में भी अनेकों जातियां हैं। नीतीश कुमार ने खास करके ध्यान दिया मुसलमानों में भी जो अति पिछड़ा वर्ग रहा, जो सबसे आर्थिक रूप में पिछड़ा हुआ माना गया, और पसमानदा मुसलमान लंबे समय तक नीतीश कुमार के बिल्कुल एक लॉयल वोट बैंक की तरह रहे। इस बार उनका रुझान देखना भी जरूरी है और संख्या बल भी मुसलमानों के भीतर अलग अलग जातियों की। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम दिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। 2025 के चुनावों में नीतीश का ये बयान दरअसल एक टीस की तरह निकलकर सामने आया है, क्योंकि पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी से उतरे सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। जबकि एक समय ऐसा भी था जब ये माना जाता था कि नीतीश कुमार के साथ मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक होता था। अभी कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई है, मुसलमान के लिए अगर किया लेकिन अगर किया है, अगर एक लाइन भी बोला है, अगर कहीं पर कुछ भी तो थोड़ा सा नीतीश कुमार बोला है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाना अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है नौकरी, बेरोजगारी और खास करके सीमांचल एरिया में बाढ़ पीड़ित से जो प्रभावित एरिया है सीमांचल, उनके विकास के लिए इंडिया गठबंधन के साथ। मुसलमानों को जहां अपना सुविधा नजर आएगा वहां जाएंगे और यहां पर मुसलमान जो है महागठबंधन के साथ है। मुसलमान जो है महागठबंधन का साथ है। ये सही है कि नीतीश NDA के साथ जुड़े हैं और उन्होंने उसमें अटल आडवाणी से लेकर मोदी शाह तक का दौर देखा है, राजनीति देखी है। लेकिन बिहार की मुस्लिम राजनीति को लेकर वो हमेशा मुखर रहे।
वक्फ बोर्ड बिल के दौरान भी जेडीयू ने मुसलमानों की चिंताओं को सबसे ऊपर रखा और कई सुझाव दिए जिन्हें केंद्र सरकार को मानना पड़ा। दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ, एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था। वक्फ बोर्ड बिल से पहले जब नीतीश 2019 में एनडीए का हिस्सा थे, तब भी उनकी पार्टी ने 3 तलाक विधेयक का संसद में विरोध किया था और संसद से वॉकआउट भी किया था। हालांकि ये बिल पास होने से वो इसे रोक नहीं सके। ट्रिपल तलाक में का जो एक प्रभाव बहुत सारी महिलाओं के ऊपर पड़ा है, उसको लेकर के उन लोगों ने अपना अभियान चलाया। लेकिन यह एक खास धर्म को मानने वाले लोगों के बीच की परंपरा है, तो ये उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने यहाँ अगर कोई सिस्टम में कमजोरी है तो उसको दूर करें, यानी उनसे बात करनी चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचिएगा कि आप उनके ऊपर बगैर उनकी सहमति के कुछ चीज बनाते हैं तो उनको बुरा लगता है। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों के दल का यही सुझाव है कि इन चीजों में इंटरफेयर करने के बजाय आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए। दरअसल 90 के दशक के बाद जब लालू का करिश्मा ढलने लगा था, तब मुसलमानों ने नीतीश की तरफ रुख किया और नीतीश कुमार ने भी उन्हें निराश नहीं किया। जब वो सरकार में आए तो मुसलमानों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई। 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच का आदेश तो दिया ही, साथ ही 20% आरक्षण अति पिछड़ा के नाम कर दिया, जिसमें कई जातियां मुसलमानों की शामिल थीं। बिहार में मुसलमान 17.7% तो हैं, लेकिन उनमें भी एक अंदरूनी जातिगत व्यवस्था है जो बिहार की राजनीति में वोट बैंक के रूप में बड़ी काम आती है। मुसलमानों की जातियां 3 वर्गों में विभाजित हैं: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ सवर्ण हिंदुओं की तरह माने जाते हैं, जिनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान, मुस्लिम राजपूत, त्यागी राजपूत, चौधरी मुसलमान या गौर मुसलमान आते हैं। इसी तरह अजलाफ मुस्लिमों में अंसारी, मंसूरी, कासगर, राइन, गुजर, बुनकर, गुर्जर, घोसी, कुरैशी, इदरिसी, नाइक, फकीर, सैफी, अलवी, सलमानी जैसी जातियां हैं। अर्जाल में दलित मुस्लिम शामिल हैं। अजलाफ और अर्जाल को मिलाकर पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, जो राजनीति और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। जब नीतीश 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देते हैं तो उनमें पसमानदा मुसलमानों की बड़ी संख्या आ जाती है। नीतीश कुमार ने हमेशा 3 सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कभी समझौता न करने की बात कही। ये उनका प्रशासनिक रूप था, लेकिन प्रतिनिधित्व के तौर पर उन्होंने मुसलमानों पर भी अपनी नजर हमेशा बनाए रखी। 2006 से 2014 के बीच नीतीश कुमार ने 5 मुस्लिम सांसदों को राज्यसभा भेजा, जिनमें 4 साबिर अली, अली अनवर, एजाज अली और कहकशां परवीन पसमानदा समाज से थे और एक गुलाम रसूल बलियावी ऊंची जाति के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने मुस्लिम राजनीति के प्रभाव को समझते हुए 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद एनडीए से नाता तोड़ लिया था। और ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बीजेपी की नीति के खिलाफ महागठबंधन का साथ भी लिया और बाद में इंडिया गठबंधन जैसे अलायंस की नींव भी रखी। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश को मुसलमान इन चुनावों में भी वोट देंगे, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के साथ के बावजूद नीतीश कुमार ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुस्लिम वोट एक निश्चित फैक्टर तो है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है और उनके मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। बिहार के कवरेज के दौरान मैं अलग अलग क्षेत्रों में गई, सभी जिलों में गई, हर क्षेत्र के मुद्दे जाने और हर समाज के वर्ग के बातें भी सुनी। क्षेत्र बदलने के साथ मुद्दे बदल जाते हैं, पर क्या मुस्लिम समुदाय
मुद्दों से परे सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर एकजुट है। अच्छा हो जो कि सबको लेकर के चले। इसमें जो है दो जो नाम आता है वो नाम ना आवे, इंसानियत के तहत चले और सबका काम करे। सब दो नाम मतलब हिंदू मुस्लिम ना हो, ये सब चीज ना हो। देशवी जवान का पक्का है, भले उसका उम्र कच्चा है लेकिन जवान का वो पक्का है। अच्छा, वो बोला 17 महीना में जितना रोजगार दिया है वो बोला आगे भी हम रोजगार देंगे। उस पर हम लोग एकदम यकीन है कि जो बोले हैं वो करेंगे। आज हम लोग पार्टी को देखकर वोट करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे हमारा देश कभी भी देश हित में भी काम नहीं होगा, न राज्य के हित में भी काम होगा। इसीलिए हम लोगों को अपने बिहार के असल मुद्दे को सामने रखकर वोट करना है। जंगल आज बहुत बढ़िया था और अभी के समय में ये गुंडा राज है। जो 10,000 रुपया मिला है महिला लोग के, तो आप 20 वर्ष कहाँ थे? आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो वो कॉरिडोर मंदिर का बना रहे हैं उससे बाकी सीतामढ़ी को फायदा होगा? मंदिर का अगर रहेगा मंदिर की बात तो एक मिनट एक एक करके मंदिर की जो बात है, बेरोजगारी में कुछ कमी आएगा, बेरोजगारी में कमी आएगा, फायदा होगा सीतामढ़ी को, बहुत फायदा होगा और वो जल्दी बने। मंदिर की जो रह गई बात, तो मंदिर से सभी जाति धर्म के लोगों के समुदाय के लोगों का फायदा है। अगर मंदिर बनती है, लोग जैसे अयोध्या में लोग जा रहे हैं, अयोध्या में मंदिर के आसपास में बिजनेस अपना लोग बनाया, बिजनेस आपको भी लग रहा है कि होगा फायदा होगा? पर्यटक आएंगे तो यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करेगा ना, रोजगार बढ़ेगा, तो इससे फायदा ही है। बिहार में मेरे हिसाब से है ना तेजस्वी का ही जो वो सरकार चलाए जहाँ तक के 17 महीने, उस हिसाब से तो मेरे को वही लग रहा है कि वो नौकरी दिलवाता है। विजन, उसके पास विजन है। जी विजन है उसके पास कि वो दे सकता है नौकरी। सब तेजस्वी फैन है? जी फैन नहीं, जिसका काम उसी का फैन बनेंगे, जो काम नहीं करता उसका फैन नहीं बनेंगे। यहाँ अमित शाह जी आकर कहते हैं सिवान में कि शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट मिलना ये दर्शाता है कि सिवान का जो है ना भला नहीं होने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो है उनके पार्टी का उप मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी हत्यारोपी है, क्या वो दूध के दूल्हे में है? सवाल। और अनंत सिंह जी जो है वो क्या है? वो जो न साधु है, वो संत है। आनंद मोहन जी का बेटा जो है वो क्या है? आनंद मोहन जी क्या है? वो जो न साधु संत बन करके आए हैं। पहले हम लोगों का काम बहुत अच्छा था और जब से ये सरकार मोदी सरकार बैठे हैं तो हम लोग का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। पहले तो 300-400 रुपये का काम कर लेते थे और अभी किसी दिन मिलता है काम, किसी दिन नहीं मिलता है। ये जो जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, तो आप लोगों को भरोसा होता है इस बात पर? इस चीज पे तो भरोसा है और सपोर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी करेंगे। जी, तो आप लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी दिला पाएंगे? आएगा तो नौकरी मिलेगा। अच्छा, 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी है। 2500 रुपया महीना वृद्धा पेंशन भी कर दी है। करने वाला है, जीतेगा तब तो 20 पर कम होगा। अगर जो दे करके नहीं देगा तो क्या करेंगे? फिर बदल दिया जाएगा। फिर बदल दिया जाएगा। अगला नए घर उतरेगा फिर बदल हो जाएगा। बस ये बिहार की जनता है। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। पंकज शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।